हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम 10 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फेयोल ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। 4 प्रिंसिपल्स बचे हैं जो आज हम फिनिश कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें बाकी के प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन कर रखे हैं, उनको भी देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सारे टॉपिक्स की इजी एंड अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे अवेलेबल है। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स कंटिन्यू द प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फेयोल। बच्चों, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे प्रिंसिपल्स वन बाय वन कर रहे हैं। एस से स्टार्ट होने वाले 3 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फेयोल के। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एंड स्केलर चेन, जिसमें से एक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे स्केलर चेन एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये जो प्रिंसिपल है बच्चों, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर आपने चैप्टर 1 में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया और अंडरस्टैंड कर लिया तो ये प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अगर आपने चैप्टर 1 के भी सारे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैप्टर 1 के ऑल टॉपिक्स की, चैप्टर 2 के भी ऑल टॉपिक्स की। तो साथ साथ पिछले टॉपिक्स देखकर चला करिए और आगे के टॉपिक्स को उसके साथ साथ जोड़कर अंडरस्टैंड करके समझिए। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है बच्चों? द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट to the lowest ranks in the organization are known as scalar chain। मैंने आपको अभी बताया था कि हमने levels of management पढ़ रखे हैं, तो टॉप लेवल से लेके लोएस्ट लेवल तक जितने भी सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स उस चेन में होते हैं, उस पर्टिकुलर चेन को, सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स की चेन को हम कहते हैं स्केलर चेन। अब प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है? दैट कम्युनिकेशन एंड ऑर्डर्स, ये 2 तरह की चीजों की बात करता है कि जितनी भी कम्युनिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन में और जितने भी ऑर्डर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में पास होने हैं, दे शुड पास थ्रू दिस एस्टैब्लिश्ड चेन एंड दी हायरार्की। मतलब हर एक पीस ऑफ कम्युनिकेशन एंड हर एक ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस किस चेन के थ्रू पास होनी चाहिए? थ्रू द स्केलर चेन, जो एस्टैब्लिश की गई है, जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स की चेन है, हायरार्की है, जो सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को जोड़ती है, उस चेन का इस्तेमाल करके सारे कम्युनिकेशन एंड ऑर्डर्स जो हैं वो पास होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। No direct communication is allowed according to the principle of scalar chain, skipping any level of management। मतलब टॉप लेवल जो है वो मिडिल लेवल को स्किप करके डायरेक्ट सुपरवाइजरी लेवल से कम्युनिकेट नहीं करे। मिडिल लेवल जो है वो लोअर लेवल को स्किप करके डायरेक्ट वर्कर्स से कम्युनिकेट ना करे। तो ये बताया गया है इस प्रिंसिपल में कि कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट बीच में से स्किप नहीं होना चाहिए जब ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस पास किए जाएं या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन फ्लो हो फ्रॉम टॉप टू द बॉटम एंड फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। This scalar chain should not be violated in the normal circumstances। मतलब everyday routine matters जो है वो इसी चेन को फॉलो करके पास होने चाहिए। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये चेन जो है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये बताया गया है कि कभी इमरजेंसी हो और बहुत ही क्विकली कोई डिसीजन मेकिंग करनी है या किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ रहा है एक लेवल को छोड़कर, तो उस केस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो अलाउ की गई एज एन एक्सेप्शन टू दिस प्रिंसिपल। और उस पर्टिकुलर डायरेक्ट कम्युनिकेशन को नाम दिया गया है गैंग प्लैंक। That is a direct communication between 2 people working at the same level
in the different departments, but with the prior permission of their immediate superior, वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं एंड दैट डायरेक्ट कांटेक्ट इज कॉल्ड द गैंग प्लैंक। अब इस पूरे के पूरे प्रिंसिपल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहां पर ये समझ लीजिए कि एक डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें दो लाइंस ऑफ अथॉरिटीज आपको दिखाई दे रही हैं। वन हेड है ए और उसके अंडर दो डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट है जिसमें ये सारे लेवल्स हैं बी सी डी ई एफ, और दूसरा डिपार्टमेंट है जिसमें ये सारे लेवल्स हैं एल एम एन ओ पी। तो एक पर्टिकुलर हेड के अंदर दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स। तो यहां पर E हैज टू कम्युनिकेट समथिंग टू O, कि अगर E को कुछ O से कम्युनिकेट करना है तो अब इस पर्टिकुलर स्केलर चेन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होना चाहिए कि E जो है वो O से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको अपने सीनियर्स के लेवल्स को स्किप नहीं करना है। तो E को क्या करना पड़ेगा, D से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, D फिर अपनी हायर अथॉरिटी C से करेगा, C B से करेगा, B A से करेगा। अब A के अंडर ही दूसरी चेन ऑफ अथॉरिटी है, फिर A L से कम्युनिकेट करेगा, L M से करेगा, M N से करेगा और फिर N O से करेगा। तो ये एक प्रिस्क्राइब्ड और एस्टैब्लिश चैनल है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स का, जो E को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर रूट लिखा है कि जो रूट ऑफ कम्युनिकेशन होगा E से O के बीच में वो क्या होगा, E to D, D to C, C to B, B to A to L, L to M to N and N to O। तो ये पर्टिकुलर रूट जो है वो फॉलो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। लेकिन इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डिलेज हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। इसीलिए इमरजेंसी के केस में क्या अलाउ किया गया कि अगर इमरजेंसी है और ई को ओ से कम्युनिकेट करना है तो उस केस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखा रखी है, इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन को अलाउ किया गया और इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया, दैट इज कॉल्ड द गैंग प्लैंक। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैंग प्लैंक? गैंग प्लैंक मीन्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन दैट इज अलाउड इन केस ऑफ इमरजेंसी, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। स्केलर चेन का एक्सेप्शन है ये कि इमरजेंसी के केस में अगर दो लोग जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उन्हें आपस में कुछ कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। और उसके लिए भी ई को कम से कम अपने इमीडिएट सुपीरियर से परमिशन लेनी होगी और ओ को भी अपने इमीडिएट सुपीरियर से परमिशन लेनी होगी। The ultimate purpose of this particular principle is to maintain discipline in the organization। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो किया जाता है तो सिवाय एक ड्रॉबैक के कि कम्युनिकेशन लेंदी हो जाती है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। What are the positive effects of this particular principle? कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, कोई भी कम्युनिकेशन गैप अराइज नहीं होगा, किसी भी तरह का कंफ्यूजन अराइज नहीं होगा, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर रहेंगे, किसी की अथॉरिटी अंडरमाइन नहीं होगी, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि मुझसे पूछा नहीं गया डिसीजन लेने से पहले। और इस तरह से ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही स्मूथली फ्लो करेगी ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्लियरली पास ऑन होंगे फ्रॉम द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। हर सबऑर्डिनेट को ये पता होगा कि वो किससे ऑर्डर्स लेगा और वो किसको आंसरेबल है। कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कोई कंफ्यूजन जो है वो सबऑर्डिनेट्स के माइंड में नहीं होगा। दे विल गेट द ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली एंड दे आर गोइंग टू बी आंसरेबल टू दैट पर्टिकुलर सुपीरियर ओनली। तो यूनिटी ऑफ कमांड, अभी हम आगे प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा
अगर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाएगा। तो आप इसके अपने पास कीवर्ड्स और पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि स्केलर चेन का क्या मतलब है, स्केलर चेन प्रिंसिपल में क्या बताया गया है। बाद आप इस डायग्राम और एग्जाम्पल के थ्रू पूरा का पूरा रूट एक्सप्लेन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या रूट फॉलो होना चाहिए, और इस रूट को फॉलो करने में जो डिलेज आते हैं उसको डील करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, गैंग प्लैंक इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी क्या यूटिलिटी है, और वो ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी ही इस्तेमाल किया जा सकता है, डेली रूटीन मैटर्स के लिए गैंग प्लैंक अलाउड नहीं है। और फिर आप एंड में लिखेंगे कि व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो एस से स्टार्ट होने वाले दो प्रिंसिपल्स हमने कर लिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एंड स्केलर चेन। एक प्रिंसिपल और है जो एस से स्टार्ट होता है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनेल। टेन्योर ऑफ पर्सनेल का मतलब होता है ड्यूरेशन या टर्म ऑफ सर्विस, जितनी ड्यूरेशन के लिए किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया जाता है, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है फिक्स्ड या लॉन्ग टेन्योर। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, पीपल आर सेलेक्टेड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर and hence they should be kept at the selected post for a fixed tenure। हम सभी को पता है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। उस प्रोसीजर में टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं, एनर्जीज भी लगती हैं। तो इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर के बाद अगर किसी को अपॉइंट किया जाए तो उसको सफिशिएंट और रीजनेबल टाइम देना चाहिए इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू द न्यू पोजीशन एंड इन ऑर्डर टू प्रूव oneself। तो यही बताया गया है इस प्रिंसिपल में, एम्प्लॉयज वंस सेलेक्टेड they should not be transferred, they should not be removed, they should not be demoted frequently from their job positions। और ऐसा क्यों करना चाहिए? ताकि उनको sufficient टाइम मिले to get used to the new work and to prove himself or herself। किसी को मान लीजिए हम अपॉइंट करें और एक महीने बाद हम कह दें कि हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं या हम आपको डिमोट कर रहे हैं, हम आपको ऑर्गेनाइजेशन से हटा देंगे एक महीने बाद। तो इस तरह की फीलिंग के साथ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा तो वो अपनी जॉब के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा, उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी रहेगी, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन को सफिशिएंट टाइम मिलना ही चाहिए इन ऑर्डर टू प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और एडजस्ट होने में भी किसी को भी टाइम लगता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी न्यू एम्प्लॉय के साथ टाइम लगता है और न्यू एम्प्लॉय को भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू फेओल किसी भी तरह का जो एडहॉकिज्म होता है, जो टेम्पररी सिलेक्शन होता है, वो इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉयज। तो इसीलिए एडहॉकिज्म नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। परमानेंट एंड फिक्स ड्यूरेशन के लिए पर्टिकुलर पर्संस को पर्टिकुलर पोजीशंस पे अपॉइंट करना चाहिए, जिससे ना तो सिर्फ उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ही फायदा होगा बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को भी उसका फायदा होगा। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर मिस्टर एक्स YZ कुछ भी ले सकते हैं, ही ज्वाइंस द स्कूल एज अ बिजनेस स्टडीज टीचर। तो उनको ज्वाइन करने के बाद ये पता लगा कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि 3 महीने बाद जो है उनको कंफर्म कर दिया जाएगा, 3 महीने उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, रिव्यूज दिए जाएंगे बच्चों से, मैनेजमेंट से, और उसके बाद उनकी जॉब को कंफर्म कर दिया जाएगा, ही विल बिकम अ परमानेंट टीचर इन द स्कूल। तो इससे ना सिर्फ उस पर्टिकुलर बिजनेस स्टडीज टीचर का फायदा होगा बल्कि स्कूल मैनेजमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट ने बहुत ज्यादा टाइम लगाकर, पैसा लगाकर, एक्सपर्ट्स की टीम बुलाकर इंटरव्यूज कंडक्ट करे, एडवर्टीजमेंट निकाला और इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर के बाद पर्टिकुलर टीचर को सेलेक्ट करा। तो अगर उस पर्टिकुलर टीचर को ही वो परमानेंट कर देते हैं, उसी से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो उस केस में जो स्कूल की एनर्जीज, टाइम, एफर्ट्स, मनी जो सब उन्होंने यूटिलाइज करे उसके सिलेक्शन के लिए, वो सारे कॉस्ट और टाइम स्कूल को बार बार इनकर नहीं करने पड़ेंगे। तो
तो पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या होंगे इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के, कि सबसे पहले तो एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा, उनके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन आएगा इफ दिस प्रिंसिपल इज फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जो रिसोर्सेज हैं, खास तौर से ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मिनिमम एम्प्लॉइज टर्नओवर होगा। एम्प्लॉइज खुद से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना नहीं चाहेंगे, उनको जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिससे क्या होगा कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। अल्टीमेट पर्पस हर एक प्रिंसिपल का यही है दैट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन अचीविंग द गोल्स शुड बी अचीव्ड। तो इस प्रिंसिपल को कैसे सम अप कर सकते हैं, दैट पीपल वंस सेलेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन दे शुड बी केप्ट फॉर अ फिक्स्ड एंड द लॉन्गर ड्यूरेशन। दिस गिव्स सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉइज एंड दिस सेव्स द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रिंसिपल में कॉज क्या है, परमानेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द पीपल ऑन डिफरेंट पोजीशंस, एंड इफेक्ट क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सिक्योरिटी plus optimum utilization of the organization's resources. Now the last two principles that start with U, unity of command and unity of direction. अलग अलग करके इन प्रिंसिपल्स को करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखिए कि यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है, वन एम्प्लॉय एंड वन बॉस। मतलब जो कमांड है किसी भी एम्प्लॉय को वो वन बॉस से ही मिलना चाहिए। According to this principle, employees should receive orders from one superior only at a particular point of time. मतलब जब भी orders और instructions दिए जाएं, जैसे अभी हमने स्केलर चेन में देखा कि किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिर्फ सिंगल सुपीरियर से मिलने चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय को मल्टीपल बॉसेस, मल्टीपल सुपीरियर्स से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, किसकी बात मानूं, किसकी बात ना मानूं। और अगर वो किसी एक की बात मान ले, दूसरे की बात को इग्नोर कर दे, तो उस केस में जो सुपीरियर्स हैं या जो बॉसेस हैं वो उससे नाराज हो जाएंगे और सबकी बात मानना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में, और एम्प्लॉय को ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस भी एक ही पर्टिकुलर बॉस से मिलने चाहिए। एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है, तो उसको एक बॉस ने क्या कहा कि तुम फोकस करो क्वालिटी पे और स्लो करो प्रोडक्शन को। दूसरा बॉस उससे क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन को स्पीड अप करो और क्वांटिटी पे फोकस करो। तो ये तो बिल्कुल परेशानी की बात है एम्प्लॉय के लिए कि एम्प्लॉय के लिए दोनों ही बॉसेस हैं। अब उसको ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि वो क्वालिटी पे फोकस करे या क्वांटिटी पे फोकस करे। तो एम्प्लॉय जो है वो ओवरबर्डन फील करेगा, कंफ्यूज फील करेगा, और अगर वो किसी एक की बात को इग्नोर करेगा तो उसको बॉस का गुस्सा भी सहना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जब ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस मिले तो उसको एक पर्टिकुलर बॉस से ही ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए। उससे पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या होंगे कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी भी तरह के ईगो क्लैशेस नहीं होंगे सुपीरियर्स के बीच में, डिसिप्लिन जो है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगा। और अल्टीमेट पर्पस इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का क्या है, इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। सो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड डील्स विद द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, दैट दीज रिलेशनशिप शुड बी वेरी क्लियर and the employees should receive orders and instructions from one superior only. Let's move on to the last principle, that is unity of direction. Unity of direction का मतलब है one head and one plan. According to this principle, each group of activities having the same objective, हर एक ग्रुप जिसका सिमिलर नेचर है एक्टिविटीज का, इट मस्ट हैव वन हेड, उस ग्रुप का एक हेड जरूर होना चाहिए, एंड इट शुड बी मूविंग इन द वन डायरेक्शन। उस ग्रुप में काम करने वाले सारे लोग एक ही डायरेक्शन में काम करें। इसका मतलब
कि कोई भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, कोई भी डिपार्टमेंट जो एक सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है वो अनहेडेड डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। कोई भी ग्रुप, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका ग्रुप लीडर ना हो। और उस ग्रुप लीडर का या डिपार्टमेंटल हेड का काम क्या होना चाहिए कि जितने भी लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं उन सबको कॉमन डायरेक्शन देना। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन हेड एंड वन प्लान फॉर ऑल द पीपल वर्किंग इन वन ग्रुप। ये टॉपिक भी हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं जब हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे कि जब मिडिल लेवल में काम बांटा जाता है तो या तो प्रोडक्ट के हिसाब से या जोन्स के हिसाब से या फंक्शंस के हिसाब से काम को बांटा जाता है। वही बात इस प्रिंसिपल में फोकस की गई है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी है जो मोटरसाइकिल भी बनाती है और कार्स भी बनाती है। तो इसमें ये बताया गया है कि उसकी दो अलग अलग डिविजन्स होनी चाहिए, बिल्कुल 2 सेपरेट डिविजन्स होनी चाहिए। हर डिवीजन का जो है वो डिविजनल हेड होना चाहिए और हर डिवीजन के अपने प्लान्स और अपने रिसोर्सेज होने चाहिए। और जो डिविजनल हेड है वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने डिविजनल गोल्स को अचीव करे और वो इस तरह से डिविजनल गोल्स को अचीव करे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएं। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का कि हर तरह की कोऑर्डिनेशन रहेगी विद इन द डिपार्टमेंट, क्योंकि एक जैसे नेचर की एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन अचीव होगा, सारे ही लोग एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे और इससे ओवरलैपिंग नहीं होगी। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिविटीज। तो इन दोनों प्रिंसिपल्स को आप अलग से भी प्रिपेयर करेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, द एग्जांपल्स ऑफ बोथ द प्रिंसिपल्स, द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ बोथ द प्रिंसिपल्स। और आप यहां पर अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ये आपको कंपैरेटिव चार्ट का भी काम करेगा। डेफिनेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, डेफिनेशन ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड सेज, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सेज, example of unity of command, example of unity of direction, positive effects of unity of command, positive effects of unity of direction, focus and purpose of unity of command principle, focus and purpose of unity of direction principle. So with this I end up all the 14 principles of management. Again मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सारे के सारे प्रिंसिपल्स से रिलेटेड अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि फेओल के सारे ही 14 प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। इस पर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, केस स्टडीज भी आ सकती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। बस हर एक प्रिंसिपल के बारे में, हर एक प्रिंसिपल का मीनिंग, वो प्रिंसिपल हमें क्या गाइडलाइंस देता है, उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स होते हैं, उस प्रिंसिपल से रिलेटेड एग्जांपल्स, और अगर उस प्रिंसिपल को वायलेट किया जाए तो क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो सकती हैं। ये बेसिक पॉइंट्स अगर आपको हर प्रिंसिपल से रिलेटेड समझ में आता है तो यू विल बी एबल टू आंसर एनी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट शुरू करेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी एंड टेक्निक्स भी। So see you next time with another topic, scientific management principles. Till then, goodbye, stay healthy and connected.